बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ब्रिटेन के चुनाव में प्रवासी क्यों है अहम मुद्दा। ब्रिटेन में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लोगों को लुभाने में जुटी पार्टियां। इन चुनावों में कितना बड़ा है प्रवासियों का मुद्दा और ब्रिटेन के लोगों की नजर में क्या है इस मसले का हल, देखेगा खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। शरणार्थी के तौर पर ब्रिटेन आए लोगों की नजर में क्या है बढ़ते इमिग्रेंट्स के मसले का हल, जानेंगे कवर स्टोरी में। लेकिन पहले हेडलाइंस। इस्राएली हवाई हमले में लेबनान के हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के एक कमांडर की मौत। हिजबुल्लाह ने दी जानकारी, 9 महीने पहले गजा में छिड़े संघर्ष के बाद लेबनान में पहली बार गई है हिजबुल्लाह के किसी बड़े कमांडर की जान। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच जारी जंग में राहत और बचाव कार्यों में हो रही है दिक्कत। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, राहत एजेंसियों से बड़े पैमाने पर हो रही है लूट। एक अधिकारी ने बताया, अब तक बर्बाद हो चुके हैं लाखों डॉलर्स। कैरेबियाई द्वीपों में तबाही मचा रहा है चक्रवाती तूफान बेरिल। अब तक 5 की मौत की खबर, कई जगहों पर मकान और इमारतों के ढहने की भी खबर। कार्यक्रम में दिखाएंगे नुकसान टालने के लिए जमैका में कैसे किए गए इंतजाम। ब्रिटेन में कल वोटर तय करेंगे वहां किसकी सरकार बनेगी। वैसे तो मुख्य तौर पर मुकाबला सत्ताधारी कंजर्वेटिव और मुख्य विपक्षी दल लेबर पार्टी में है, लेकिन कई और पार्टियां भी मुकाबले को दिलचस्प बना रही हैं। तो किस ओर बह रही है चुनावी बयार, बात करेंगे कवर स्टोरी में। साथ ही जानेंगे दूसरे देशों से आकर बसने वाले लोगों का मुद्दा आखिर इन चुनाव में इतना बड़ा क्यों बन गया है। तो गुरुवार को होने वाले चुनाव से पहले प्रचार में राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 हफ्तों तक चले चुनावी कैंपेन के दौरान हुए ओपिनियन पोल्स में विपक्षी लेबर पार्टी ने लगातार बढ़त बनाई हुई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि विपक्षी नेता कीर स्टारमर को बहुमत में ना आने दें। इससे पहले लेबर पार्टी लगातार 4 चुनाव में हार का सामना कर चुकी है और उसके नेता कीर स्टारमर ने समर्थकों से वोट जरूर देने की अपील की है। ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव में इमिग्रेशन यानी अप्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। पिछले साल 6,80,000 से ज्यादा प्रवासी ब्रिटेन पहुंचे। ये संख्या पिछले चुनाव में साल 2019 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। बीबीसी संवाददाता एड थॉमस पीटरब्रो शहर गए और यहाँ रहने वालों से लगभग 1/3 ब्रिटेन के बाहर जन्मे हुए हैं। एड थॉमस ने उनसे पूछा कि उनकी आप्रवासन पर क्या राय है। पीटरब्रो अब एक बदला हुआ शहर है। BBC News, we're doing a story about immigration. You don't speak English? Where are you from? Luterna. यहाँ हर 4 में से एक शख्स दूसरे देश में पैदा हुआ है। आप इंग्लैंड क्यों आए? Work and live. लोग गोदाम और फैक्ट्री में पैकिंग का काम करते हैं। Excuse me, BBC News. Hello. यहाँ एक पीढ़ी का बदलाव देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि यहाँ दुनिया के हर देश के नागरिक रहते हैं और वो हमारे देश की इज्जत नहीं करते। 2 दशकों से भी ज्यादा समय से माइक और ग्राम यहाँ की सड़कों की सफाई कर रहे हैं। I don't see much integration. मैंने लोगों को कम ही मिलते जुलते देखा है। वो अपने से मतलब रखते हैं। शायद वो इसलिए कि उन्हें उन घरों में रहना होता है जहाँ एक साथ कई लोग रहते हैं और उन्हें उसी हिसाब से चीजें मिलती हैं। Do you stop all immigration? पूरी तरह से नहीं रोक सकते क्योंकि फिर आपके अस्पताल खाली हो जाएंगे। These chats with people like Mike and Graham are revealing. माइक और ग्राम जैसे लोगों से बात करके ये सामने आया कि प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ये चिंतित हैं। पर जब NHS जैसी सेवाओं की बात आती है तो इन्हें अच्छी तरह से पता है कि फिलहाल पूरा देश इस पर ही टिका हुआ है। Depends on it. Where is that smiling baby? और इसका मतलब है रिजॉइस जैसे केयरटेकर पर निर्भर होना। She is gorgeous. वर्क वीजा पर आई मलावी की रिजॉइस अपने परिवार के साथ पीटरब्रो में रह रही हैं। This country needs इस देश को मेरे जैसे लोगों की जरूरत है जो दिल से लोगों की मदद करे। someone from the heart. इस इलाके के बाहर क्या लोग आपकी तारीफ करते हैं? Not by the मेरे देश को लेकर तो नहीं, क्योंकि वो हमें बस एक आंकड़ा मानते हैं, पर हम सब आंकड़ा भर नहीं हैं, हम इंसान हैं। पर प्रवासियों की संख्या ने यहाँ जैसे आबादी को बढ़ाया। इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल स्टडीज के एक शोध में पता चला कि पीटरबरो को पुलिस सेवा, स्थानीय प्रशासन और पब्लिक हेल्थ के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से कम फंडिंग मिली। यहाँ आप्रवासन ने क्या असर डाला? मुझे लगता है कि इससे शहर की आबादी बहुत जल्दी बढ़ी। ये है सारा का अनुभव। आबादी में जितनी बढ़ोतरी हुई उतनी सुविधाओं और सेवाओं में नहीं हुई। दिक्कत कहाँ है? अस्पताल में। मैं खुद अस्पताल में काम करती हूँ और हर दिन देखती हूँ अब लोगों को घर मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। This all looks amazing. कुछ को लगता है उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाजी जब बच्चे थे तभी यूके आ गए थे।
उन्हें ब्रितानी होने और इस देश के लिए उनके परिवार के योगदान पर भी गर्व है। हमने कड़ी मेहनत की और अपने टैक्स चुकाए, अस्पताल और शिक्षा व्यवस्था के लिए पैसे दिए, सब कुछ बेहतरीन था। लेकिन अब वो लोग जो सिस्टम के लिए पैसे नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि उन्हें यहाँ रहने दिया जाना चाहिए। अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। सच कहूँ तो बहुत बढ़ रही है। हमारे पास जरूरत से ज्यादा लोग हैं और हमें अब और नहीं चाहिए। We have Kurdish, we have Afghanistan, we have Iraqi. पर प्रवासियों की संख्या कम रही। Fatma is a skilled one. She's from Syria. पिछले साल 67,000 लोगों ने ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन दिया था, जो कि 2022 के मुकाबले 17% कम था। Went would be present or past. पीटरबरो में हमने उन 2 चैरिटी के साथ वक्त बिताया जो अप्रवासियों को शरण दिलाने में मदद करती हैं। सूडान में हर तरफ लड़ाई होती रहती है, सड़कों पर लोग मारे जाते हैं। मोहम्मद और आदिल सूडान से भागे और लंबा सफर तय करके ब्रिटेन पहुंचे। हमने लीबिया से 300 लोगों के साथ सफर किया और जब इटली पहुंचे तो 200 लोग थे। 100 लोग मर गए। 100 लोग मर गए, बच्चे और महिलाएं। आप इंग्लैंड क्यों आना चाहते थे? हमने इंग्लैंड को इसलिए चुना क्योंकि सरकार ने हमारी मदद की। सच कहूँ तो फ्रांस में हमें कोई मदद नहीं मिली। बेहतर जिंदगी की यही उम्मीद आयरीना को भी यहाँ लेकर आई। अगर आप अगली प्रधानमंत्री बन जाएं तो क्या करेंगी? वो लातविया से 15 साल पहले यहाँ आई। मैं सीमाओं को बंद कर दूंगी। उन्हें अवैध आप्रवासियों और फ्रांस से आ रही छोटी नावों से परेशानी है। अगर लोगों का बर्ताव ठीक नहीं है तो उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। ब्रिटेन अब उनका घर बन गया है और वो कहती हैं कि इस चुनाव में वोट डालेंगी। आप 15 साल पहले आर्थिक प्रवासी के रूप में यहाँ आई और अब आप ये बात कह रही हैं। मुझे हर वक्त काम करना पड़ता है, इससे ज्यादा क्या कहूँ? लोगों की कुछ चिंताएं हैं, क्या आप उन्हें समझती हैं? देखिए, मैं इंग्लैंड की निवासी हूँ। हमारे पास सभी परेशानियाँ हैं, घर से लेकर बेघर लोग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसके लिए उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जो टॉर्चर से बचकर भागे थे। इस चुनाव में आप्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। 2 मुख्य पार्टियों के लिए चुनौती यही है कि वो किस तरह से वोटर्स को आश्वस्त करेंगी कि वो फ्रांस से नाव के जरिए आ रहे गैर कानूनी प्रवासियों को रोक सकती हैं, और ये भी कि इतने सालों से बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवासन के बावजूद इनके पास बाहर से आ रहे मजदूरों पर ब्रिटेन की निर्भरता कम करने की एक कारगर योजना तैयार है। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे ब्रिटिश एयरवेज और सरकार पर 34 साल बाद क्यों मुकदमा करने जा रहे हैं एक फ्लाइट के क्रू मेंबर और यात्री। लेकिन उससे पहले खबर चक्रवाती तूफान बेरिल की, जिसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने लोगों से कहा है कि वो खाना पानी और जरूरत की चीजों को जमा कर लें। कैटेगरी 4 का ये तूफान जमाइका से बस टकराने ही वाला है। ये तूफान पहले ही कैरेबियाई द्वीपों में भारी तबाही मचा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट की रिपोर्ट। जिन देशों में तूफान बेरिल के पहुंचने की आशंका है, वो यूनियन द्वीप की तबाही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन के तट पर बसे इस द्वीप की इमारतें और घर तूफान की विनाशकारी ताकत का सामना नहीं कर पाई। करीब 90% चीजें या तो नष्ट हो गईं या फिर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घरों की छतें उड़ गईं, बिजली की तार टूट गए और हर तरफ तबाही का मंजर था। कैरेबियाई द्वीप के निचले इलाके जैसे ग्रेनेडा के कैरियाकू में भी ऐसी ही तबाही है। तूफान अब जमैका की ओर बढ़ रहा है। चेतावनी के बाद यहाँ के लोग सावधान हो गए हैं। देखिए तूफान ने कैरियाकू में क्या किया है, पूरी तबाही मचाई है। मैं नहीं चाहता जमैका में भी ऐसा ही हो। यहाँ बहुत लोगों के पास पक्के मकान नहीं है। मुझे अपने घर के लिए भी डर लग रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं इसे बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। मैंने अपने घर की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं। जमैका की सरकार भी अपनी ओर से लोगों को तूफान के खतरों के बारे में चेतावनी दे रही है। चाहे वह राहत बचाव कार्य विभाग हो, पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड विभाग, सरकार के हर विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हम यहाँ के समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खासकर हमें उन समुदायों की ज्यादा चिंता है जो निचले इलाकों में रहते हैं, जहाँ बाढ़ आने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए हम उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में तूफान बेरिल काफी बड़ा और ताकतवर नजर आ रहा है, जो कैरिबियाई द्वीप में
काफी तबाही मचा सकता है। और जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ रहा है, ये श्रेणी 4 से और ताकतवर होकर अधिकतम श्रेणी 5 पर पहुंच गया है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जमैका के लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके द्वीप तक आते आते ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ जाए। कैरिबियाई द्वीप में तूफान कोई नई बात नहीं है, लेकिन बेरिल उन सब से अलग है। और अब बात अमेरिकी चुनाव की, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन की उम्मीदवारी के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक नेता ने कहा है कि बाइडेन को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। पिछले हफ्ते अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ राष्ट्रपति बाइडेन के टीवी पर बहस में खराब प्रदर्शन के बाद डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन लॉयड डॉकेट ने यह बात कही। सार्वजनिक रूप से ऐसा कहने वाले वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले सदस्य हैं। लेकिन बाइडेन ने अपनी कमजोर परफॉर्मेंस के लिए लंबी और थकाऊ यात्रा को जिम्मेदार ठहराया। कोलोराडो से कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एडम फ्रिश ने भी बाइडेन से अपना नाम वापस लेने की गुजारिश की है। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता नोमिया इकबाल। पिछले कुछ दिनों से डिबेट में प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन पर दबाव बढ़ा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादातर लोगों ने इस पर चिंता जताई है, मगर ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं किया गया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सार्वजनिक तौर पर इस बारे में बोलने लगे हैं। वर्तमान सांसद मिस्टर डॉगेट ने राष्ट्रपति बाइडेन के इस्तीफे की मांग की है। नैंसी पेलोसी, जो बाइडेन की मित्र भी हैं, उन्होंने इस्तीफे की बात तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन को मेंटल फिटनेस टेस्ट देना चाहिए। उन्होंने ट्रंप से भी ऐसा करने की अपील की है। और फिर जिम क्लाइबर्न हैं, जिनका डेमोक्रेटिक पार्टी में खासा प्रभाव माना जाता है। वो बाइडेन के करीबी भी माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जो बाइडेन उम्मीदवार नहीं होंगे तो वो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर किसी और को उम्मीदवार बनाना है तो इसके लिए बाइडेन को खुद पीछे हटना होगा, इस्तीफा देना होगा। लेकिन उनके करीबी लोग, जैसे उनकी पत्नी, बेटे हंटर बाइडेन, परिवार के कुछ लोग और कई डेमोक्रेट्स ये कह चुके हैं कि राष्ट्रपति का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। और ब्रिटेन में कुछ लोग ब्रिटिश एयरवेज और अपने देश की सरकार के खिलाफ ही मुकदमा करने जा रहे हैं। दरअसल साल 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। ब्रिटिश एयरवेज की ये फ्लाइट मलेशिया जाते वक्त ईंधन भराने के लिए कुवैत में रुकी थी। बंधक बनाए गए 367 यात्रियों को 5 महीने के बाद रिहा किया गया था। अब ये यात्री और क्रू इतने साल बाद क्यों कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए बीबीसी संवाददाता विल वर्नन की रिपोर्ट। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 149 का मलबा। ये विमान 2 अगस्त 1990 को ईंधन भरवाने के लिए कुवैत में रुका था, लेकिन इसके उतरने के कुछ घंटे पहले ही इराक कुवैत पर हमला कर चुका था। इस विमान के 367 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को बंधक बना लिया गया। फिर जैसे जैसे खाड़ी देशों के बीच युद्ध तेज हुआ, इन बंधकों के साथ बुरा बर्ताव और यौन उत्पीड़न भी किया जाने लगा। इन्हें रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर रखा जाने लगा और पश्चिमी देशों के हवाई हमले से बचने के लिए इन्हें शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। और अब इस घटना के करीब 34 साल बाद बंधक बनाए गए करीब 100 लोग ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश एयरवेज के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जानबूझकर इनकी जिंदगी खतरे में डाली गई। उस कंपनी और उस सरकार ने हमारा विश्वास तोड़ा है, जिस पर हमने आंख मूंदकर भरोसा किया था। मुझे लगता है कि उन पर भरोसा करके मैंने बेवकूफ़ी की, लेकिन मेरे अंदर इस बात को लेकर बहुत गुस्सा है कि हमारी इस तरह से उपेक्षा की गई। कुवैत में तत्कालीन राजदूत ने अपने विदेश मंत्रालय को फोन कर जानकारी दे दी थी कि इराकी सेना सीमा पार कर कुवैत में घुस चुकी है, पर इसके बावजूद विमान का रास्ता बदला नहीं गया। वहीं ब्रिटिश एयरवेज का कहना है कि उसे हमले के बारे में जानकारी दी ही नहीं गई थी। वहीं इन यात्रियों के वकीलों का कहना है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं कि ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 149 का इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेस के सदस्यों को एक गुप्त मिशन के लिए कुवैत भेजने के लिए किया गया था। इस बात के सबूत हैं कि ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 149 का इस्तेमाल स्पेशल फोर्सेज की स्पेशल ऑपरेशंस टीम और सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों को कुवैत में तैनात करने के लिए किया गया था। 5 महीनों के बाद इन बंधकों को रिहा किया गया, लेकिन इस घटना की वजह से कई लोगों को शारीरिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ा। कार्रवाई की तैयारी कर रहे इन पीड़ितों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि शायद 34 साल बाद उन्हें न्याय मिलेगा। और बीबीसी दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव।